आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं सामाजिक अध्ययन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो भी लघुत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके 2016 से 2025 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आज इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप और सब्जेक्ट का नहीं देखे हैं वीडियो, शांति शिक्षा हो गया, चाहे शैक्षिक प्रबंधन, चाहे आरंभिक हो गया, विज्ञान गणित, सबका आप जाकर के आप बहुविकल्पी देख सकते हैं। सबका मैंने PYQ पढ़ा दिया है, तो जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 100% क्वेश्चन आपके वहीं से आने हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेता बहादुर शाह जफर को क्यों घोषित किया गया? किन्हीं 4 कारणों पर प्रकाश डालिए। 2016 में पूछा है। तो अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था। राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी, लेकिन शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। ठीक है। वह देश की एकता का प्रतीक होता था कि हिंदू मुस्लिम एक हैं। भले राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के पास हो, लेकिन शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम से ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक होता था। 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम हटा दिया गया। जब 1835 है, उस टाइम मुगल का जो सिक्का चलते थे, उस टाइम सिक्कों से मुगलों का नाम हटा दिया गया। देश में अनेक अशांत परिस्थितियों में एक सशक्त संघर्ष द्वारा भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। ठीक है, ये सब कारण थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए? 2020-2018 में। तो 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु कौन से प्रयास किए गए थे? तो देखिए, विभिन्न जगह पे क्रांतियां हुई थी, विभिन्न धर्म समाज सुधारक का जन्म हुआ। 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिम कबायली प्रदेशों में सियाना को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। शीघ्र ही यह विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। तो देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके प्रयास किए हैं। 1857 की क्रांति में देखिए, सैयद अहमद बरेलवी ने कबायली इलाकों में, उत्तर पश्चिम कबायली इलाकों में सियाना को बनाया था क्रांति का स्थल। और बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में 1890 में बिरसा मुंडा जी ने बनाया था, तो उनको भी जेल में डाला गया। और महाराष्ट्र में सन 1879 में वासुदेव बलवंत वुडके, ठीक है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत वुडके ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया था। सन 1839 में सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय, तो 1839 में सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने सैनिकों को संगठित कर बादामी किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने यह विद्रोह भी दबा दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए 2020 में। तो बताइए कौन कौन से प्रयास हुए थे? तो 1857 के आंदोलन के दमन के पश्चात भारतीयों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी और भड़कने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रयास किए जाने लगे। 1857 की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिम कबायली प्रदेशों में सियाना को स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, तो वही जो प्रयास किए गए थे देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 की क्रांति में, वही आपको बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। 1890 के दशक में मुंडाओं का विद्रोह हुआ था और बिरसा मुंडा को जेल में भेज दिया गया था। और महाराष्ट्र में सन 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या है? 1857 की क्रांति के संगठन को समझाइए। तो संगठन को समझाना है। तो 1857 के संगठन का चलिए हम लोग समझते हैं। तो इस आंदोलन के संगठनकर्ताओं में पेशवा का दत्तक पुत्र, ठीक है, पेशवा का दत्तक पुत्र नाना साहब का नाम क्या है? धोंदू पंत। यहाँ पर गलत लिखा है, धोंदू पंत। वकील अजीमुल्लाह खां। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख मतलब ये लोग सारे लोग थे मिल करके देश को आज़ाद कराने में प्रयास किए। नाना साहब हो गया, वकील अजीमुल्लाह खान हो गया, सतारा के अपदस्थ राजा के वकील रांगो बापू, तो अजीमुल्लाह खां, रांगो बापू तथा अवध के पदच्युत नवाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और उसकी वजीर अली नकी मुख्य थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह और उसकी बेगम जीनत महल का क्रांतिकारियों को पूर्ण समर्थन प्राप्त था। क्रांति का प्रमुख केंद्र नाना साहब का गढ़ बिठूर था।
तो क्रांति का प्रमुख केंद्र नाना साहब का जो गढ़ था बिठूर था। नाना साहब की पेंशन के संबंध में उनके वकील अजीमुल्लाह खां को इंग्लैंड जाना पड़ा। तो नाना साहब के लिए उनको पेंशन नहीं मिल रहा था, तो इनके वकील अजीमुल्लाह खां इंग्लैंड गए। वहाँ उनकी मुलाकात रांगो बापू से हुई। दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी। भारत लौटकर उन्होंने क्रांति की तैयारियां आरंभ कर दी थी। क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ने मिलकर बहादुर शाह का साथ देने का निर्णय किया। नाना साहब ने भी देसी नरेशों से क्रांति में सम्मिलित होने का आग्रह किया। साधु सन्यासियों तथा फकीरों के वेश में क्रांतिकारियों ने यात्राएं करके क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। सोचिए उस टाइम मोबाइल टीवी नहीं था, तो संचार की कमी था, इसीलिए असफल हो गया। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में मुस्लिम धार्मिक आंदोलन के विषय में लिखिए। 2018 में मुस्लिम समाज के सुधार के लिए कौन कौन से आंदोलन किए गए अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो अहमदिया आंदोलन चलाए गए मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए 1857 की क्रांति के टाइम। देवबंद आंदोलन, तो मुस्लिम समाज के सुधार के लिए निम्न आंदोलन किए गए। वहाबी आंदोलन, सर्वप्रथम सैयद अहमद बरेलवी, तो सैयद अहमद बरेलवी ने मुस्लिम समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वहाबी आंदोलन के माध्यम से सैयद अहमद बरेलवी, बसे बरेलवी और बसे वहाबी। अलीगढ़ आंदोलन, तो इस आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां 1817 से 1893 ईस्वी थे। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे, सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में थे, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार का रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। देवबंद आंदोलन चलाया जा रहा था। तो 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद देवबंद मुस्लिम आंदोलन का केंद्र रहा। अहमदिया आंदोलन, तो सन 1889, इस टाइम 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, जो रामनरेश त्रिपाठी का भी जन्म हुआ था उसी टाइम। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद 1838 से 1908 में आंदोलन की शुरुआत की। वे पर्दा प्रथा, बहुविवाह तथा तलाक के समर्थक थे। इनकी पुस्तक का नाम बराहीन ए अहमदिया। तो मिर्जा गुलाम अहमद क्या किए, अहमदिया आंदोलन को चलाए 1889 में, और वो पर्दा प्रथा के पक्षधर नहीं थे। बहुविवाह के भी क्या करते थे, दूर करना चाहते थे, और तलाक को भी दूर करना चाहते थे। ये समर्थक थे। और बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में इन्होंने अहमदिया आंदोलन के टाइम पुस्तक लिखा था, बराहीन ए अहमदिया। अब देखिए फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह, तो फराजी आंदोलन की शुरुआत क्या हुआ, हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। तो फराजी आंदोलन हाजी शरीयत उल्लाह, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आंदोलन हाजी शरीयत उल्लाह। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूर्व बंगाल था, पूर्वी बंगाल था, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था। तो याद रखेंगे शरीयत उल्लाह। हाजी, हाजी मतलब जो मक्का मदीना का एक बार क्या किया, तीर्थ यात्रा कर लिया रहता है, उसको हाजी कहते हैं। तो हाजी शरीयत उल्लाह ने फराजी आंदोलन चलाया पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों में, और इसको फराइदी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की गई, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में ब्रह्म समाज के विषय में लिखिए 2018 में। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने भारतीय समाज एवं धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया। उन्होंने तर्क द्वारा सभी धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा, पर्दा, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ये सब सिंपल क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़े हैं। ब्रह्म समाज के क्या सिद्धांत है, तो ईश्वर एक है, वह निराकार है और सर्वव्यापी है। उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। उसकी पूजा का अधिकार सभी को है। सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है। आत्मा अजर है, अमर है और शरीर नाशवान, यानी कि सबको मृत्यु आनी है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग करके मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। कोई भी धर्म कट्टरता को स्वीकार नहीं करता। ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा। मानव को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। यानी कि दिन डेली क्या करें, पाप करते जाएं तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास करता है और जातिवाद तथा छुआछूत का विरोधी है। तो ये सब ब्रह्म समाज के बारे में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धियों का वर्णन किए 2017 में। तो धर्म सुधार कार्य, राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित कर हिंदू धर्म को अन्य धर्मों के समक्ष खड़ा किया। सामाजिक कुप्रथाओं
प्रथाओं की समाप्ति तथा समाज सुधार। राजा राम मोहन राय के तर्क द्वारा सभी धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया, जिनके कारण भारतीय समाज पर निरंतर पतन हो रहा था। उन्हें सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। शिक्षा संबंधी कार्य, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करके पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारत का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक संस्थाएं खोले। विचारों की स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन जी ने बल दिया था। तो राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया, यानी कि प्रेस यानी कि मीडिया क्या हो, मीडिया स्वतंत्र हो, सरकार का चाटुकारिता न करे, और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देकर प्रेस को एक नई दिशा प्रदान की। तो राजा राम मोहन राय जी ने इतने सारे प्रयास किए। अब नेक्स्ट आ जाइए प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का धार्मिक क्षेत्र में क्या भूमिका थी, 2018 में पूछा गया, यानी कि लगभग आपको हर साल प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो और सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर आप देखना चाहते हैं, आरंभिक स्तर, शैक्षिक प्रबंधन, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, हिंदी, इंग्लिश, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्रार्थना समाज की धार्मिक क्षेत्र में क्या भूमिका थी, तो 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन, ये इंपॉर्टेंट है कि 1867 लिखिएगा और बम्बई में लिखिएगा, और केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। वर्ष 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। तो 1849 में क्या हुआ, महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज शुभारंभ हुआ। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया गया, ठीक है, कोई भी इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय वैसे शूद्र को अस्वीकार किया गया। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिला। लड़के एवं लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि हुआ। तो ये सब प्रार्थना समाज की अच्छे काम है। 1867 में बंबई में केशव चंद्र के सहयोग से हुआ, और 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से इसका शुभारंभ हुआ था। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, 2025 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, धार्मिक सामाजिक सुधार, आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए 2019 में। तो यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती, तो इनका जन्म हुआ था 1824 से 1883 तक ये जीवित रहे, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था। एग्जाम में पूछता है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। का जन्म गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, एक ब्राह्मण परिवार में थे जन्मे, लेकिन ये जाति प्रथा को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है, इनके अंदर भेदभाव की बातें नहीं थी, और इनका नाम मूल शंकर था। वे सत्य की तलाश में लगभग 15 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। उस टाइम पाकिस्तान भी भारत में ही था, तो पाकिस्तान तो 1947 में बना है, तो उस टाइम बंबई से लाहौर कर दिया गया था। दयानंद सरस्वती के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ। दयानंद की परिकल्पना में जाति रहित, यानी कि जो जाति न हो, और वर्ग रहित, यानी कि इसमें कोई बनिया, तेली, खरवार ये सब न हो, तो जाति रहित और वर्ग रहित समाज राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना सर्वप्रमुख थी। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों से हटकर बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा से एक अंधे गुरु स्वामी बिरजानंद से ग्रहण की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना शिक्षा वेदांत की शिक्षा के माध्यम से मथुरा, ठीक है, जहाँ पे केवल एक तेल शोधनशाला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल शोधनशाला मथुरा में है। तो एक अंधे, तो इनके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु अंधे थे, उनका नाम क्या था, गुरु स्वामी बिरजानंद से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो याद रखेंगे, गुरु स्वामी बिरजानंद से शिक्षा ग्रहण की। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की। तो आर्य समाज ने लड़कों का उम्र 25 वर्ष शादी का और लड़कियों का 16 वर्ष। एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का तो एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी। उन्होंने अंतरजाति विवाह, ठीक है, अंतरजाति विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत भी की। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इसी वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे कि किसी दबाव या भय से हिंदू
धर्म को छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। वह निराकार है और उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं की जानी चाहिए। ये ब्राह्मण होते हुए भी मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का अवतार होता है। राम और कृष्ण महापुरुष थे, न कि ईश्वर के अवतार थे। तो इनका मानना क्या था कि राम और कृष्ण महापुरुष थे, न कि ईश्वर के अवतार थे। आर्य समाज का क्या योगदान रहा? तो आर्य समाज का स्थापना का लक्ष्य क्या हुआ? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में हुआ था। इसका लक्ष्य भारत की खोई हुई गौरवशाली परंपराओं की श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करना था। स्वामी जी देशवासियों में अपने राष्ट्र, संस्कृति, धर्म और भाषा के प्रति श्रद्धा और आस्था उत्पन्न करना चाहते थे। उन्होंने ज्ञान का आदि स्रोत वेदों को बताते हुए पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध किया। वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करने वाले थे। आर्य समाज द्वारा समाज सुधार कार्य। आर्य समाज ने जाति भेदभाव की समाप्ति के लिए जाति भेद निवारक एवं संघ की स्थापना की। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन द्वारा धर्मावलंबियों के लिए हिंदू धर्म के द्वार खोल दिए तथा वेश्यावृत्ति निवारण आवश्यक कानून बनवाने के लिए प्रस्ताव पेश किए। आर्य समाज ने बहु विवाह, सती प्रथा आदि के विरोध में जनमत कराया। आर्य समाज द्वारा धर्म सुधार कुछ कार्य थे। हिंदुओं में वेदों की प्रति आस्था उत्पन्न करा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा आदि का विरोध करना, छुआछूत को दूर करना, हिंदू धर्म में उनकी आस्था को दृढ़ करना। तो ये सब आर्य समाज के सुधार और कार्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? इस संस्था के उद्देश्य क्या थे? 2018 में पूछा है। तो 1875 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी स्टील अलकाट, तो 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। तो 1875 में कहाँ पे? अमेरिकन जो थी कर्नल हेनरी स्टील अलकाट तथा एक रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की द्वारा न्यूयॉर्क में, यानी कि एक यूएसए में, एक क्या थे, एक यूएसए की थी कर्नल हेनरी स्टील अलकाट और दूसरी थी मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावास्की, ये न्यूयॉर्क की थी, ये रूस की थी, सॉरी। और इन्होंने क्या किया? तो एक अमेरिकी और एक रूसी व्यक्ति ने अमेरिका में क्या किया? इस संस्था की स्थापना की गई। भारत में सन 1882 ईस्वी में, भारत में सन 1882 ईस्वी में मद्रास यानी कि चेन्नई के अड्डयार नामक स्थान पर इस संस्था का मुख्यालय खोला गया। तो 1882 में भारत में खोला गया और 1875 में न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे, 1875 में न्यूयॉर्क में और 1882 में भारत में। थियोसोफिकल सोसाइटी के उद्देश्य क्या थे? तो इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान से संबद्ध करके सभी धर्मों का एकीकरण करना था। उसका दृष्टिकोण समन्वयवादी है। इस संस्था ने हिंदू और बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ माना। यह कर्मकांडों में विश्वास नहीं वरन पुनर्जन्म में विश्वास करती थी। यह मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति के सत्कर्मों पर महत्व देती थी। यह जाति प्रथा, सामाजिक अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध करती थी। इस संस्था ने ईश्वर भक्ति को आवश्यक बताया तथा एक आदर्श समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया। भारतीय पुनर्जागरण अथवा नवजागरण का क्या तात्पर्य 2016 में पूछा गया है। तो नवजागरण का तात्पर्य क्या है? तो धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी जो प्रथाएं हैं और मान्यताएं हैं उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना। और भारत में नवजागरण या पुनर्जागरण, ठीक है, नवजागरण कहिए चाहे पुनर्जागरण कहिए, दोनों क्या है? सिनोनिम्स हैं, समानार्थी हैं। तो अंग्रेजी राज के अंतर्गत भारत को गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में राजा राम मोहन राय एवं सर सैयद अहमद खान ने धर्म आंदोलन सुधार के बारे में सोचा और कदम बढ़ाया। इसके साथ ही आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद आंदोलन भी धर्म व समाज सुधार से ही संबंधित थे। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं, इसलिए धर्म को सुधारे बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था, जैसे सती प्रथा, विधवाओं और पुनर्विवाहों का निषेध, देवदासी प्रथा जैसी मान्यताएं समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंग भंग आंदोलन को समझाते हुए इसमें कांग्रेस की भूमिका पर स्पष्ट डालिए 2018 में। तो बंग भंग आंदोलन को समझाते हुए कांग्रेस की भूमिका, तो बंग भंग आंदोलन दिसंबर 1903 में, तो बंग भंग आंदोलन दिसंबर 1903 में अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की। तो 1903 दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा कर दिया अंग्रेजों ने। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। क्या हो गया? प्रशासन का संचालन सुचारू रूप से कठिन हो गया है।
बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह के विभाजित कर दिया गया। भाषा के आधार पर उनको विभाजित कर दिया गया। इससे बंगाली भाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे। 1,70,00,000 लोग बंगाली बोलते थे, जबकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। तो बंगाल के लोग ही क्या हुए, अल्पमत में आ गए, और जो हिंदी और उड़िया वाले थे बहुमत में आ गए, क्योंकि इनकी संख्या 3,70,00,000 थी और 1,70,00,000 बंगाली भाषा बोलने वालों की थी। धर्म के आधार पर बांटा गया, भाषा के आधार पर बांटा गया, धर्म के आधार पर बांटा गया। तो धर्म के आधार पर, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ हिंदू की संख्या कुल 5,40,00,000, तो हिंदू की संख्या 5,40,00,000 था 1903 के टाइम में, और 4,20,00,000 थी। 5,40,00,000 से लेकर के 4,20,00,000 थी, तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। तो जो पूर्वी बंगाल था मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ कुल आबादी 59% मुस्लिम समुदाय का था। तो पूर्वी बंगाल में 59% मुस्लिम थे। अब बंग भंग आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका क्या थी? तो सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न दो प्रस्ताव पारित किए गए। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना, बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन देना। यानी कि बंगाल विभाजन के टाइम ही क्या हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन का विरोधी वाली बातें थी, प्रतिक्रियावादी नीति थी, उसको गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव रख करके इनको अपना संबंध रखा, पक्ष रखा। बंगाल में बंग भंग को और स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया। चौरी चौरा और बारदोली सत्याग्रह 2018, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो चौरी चौरा और बारदोली सत्याग्रह, तो चलिए चौरी चौरा पढ़ते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके कुछ साथियों, जो कि शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध करने हेतु आए प्रदर्शन कर रहे थे, को पीटा था। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर लोगों ने थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए, उन्हें भीड़ ने मार डाला तथा पुनः आग में झोंक दिया। इस हिंसात्मक घटना में 22 लोग मारे गए। गांधी जी इस घटना से अत्यधिक दुखी हुए, क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बारदोली सत्याग्रह। तो भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के पदार्पण के पश्चात गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से सक्रियता आई। यहाँ परिस्थितियां उस समय तनावपूर्ण हो गई जब जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% वृद्धि की घोषणा की। यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इस वृद्धि का तीव्र विरोध किया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने समस्या के समाधान हेतु बारदोली जांच आयोग का गठन किया। आयोग ने संस्तुति की कि भू राजस्व की दरों में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है। फरवरी 1926, तो फरवरी 1926 की बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया था, फरवरी 1926 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का उल्लेख कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक भयानक हत्याकांड हुआ। पंजाब के नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? तो पंजाब के नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी दिए हुए उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हो गए थे। तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहाँ पे अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का दिन था, चूंकि ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थे लोग मारे गए थे। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए, 2023 और 2021 में पूछा है।
असहयोग आंदोलन के स्वरूप एवं कारणों पर प्रकाश डालिए 2017-2019 में। असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांध दिया। आंदोलन से सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों की ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला और कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे आंदोलन के प्रभाव से अछूती रह गई हो। आंदोलन में समाज के हर वर्ग यथा कृषक, ठीक है, कृषक हो गए, शहरी, ग्रामीण, दस्तकार, बुद्धिजीवी, छात्र, गरीब, वृद्ध, बच्चे, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिला इत्यादि सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया तथा उसमें स्वतंत्रता की भूख जगाई। आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि भारत के लोग राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते हैं तथा गुलामी की दास्ता से मुक्ति पाने हेतु राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक संघर्ष कर सकता है। इससे अंग्रेजों की भ्रांत धारणा भी टूट गई कि भारतीयों में चेतना का अभाव है तथा दास्ता की त्रासदी को वे अपने भाग्य की नियति मानते हैं। उपनिवेशी शासन दो मिथ्या अवधारणाओं पर आधारित था। पहला यह कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में है, ठीक है। जो अंग्रेज थे वो औपनिवेशिक शासन वाले थे, वो कहते थे, अंग्रेजों का शासन औपनिवेशिक शासन था। वो कहते थे कि भारतीयों पर शासन करना भारतीयों के हित में है, अंग्रेज कहते थे। दूसरा कहते थे कि जो भारतीयों पर हम लोग शासन कर रहे हैं वह क्या है, अजय है, यानी कि भारत कभी इसको गुलाम से स्वतंत्र नहीं बना पाएगा, वह अजय है तथा उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रथम मिथक को नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने सरकार की आर्थिक शोषण, तो जो नरमपंथी थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, तो ये लोग क्या थे, नरमपंथी राष्ट्रवादी थे। इन्होंने क्या किया, आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति को उजागर कर पहले ही तोड़ दिया था तथा दूसरे मिथक को इस आंदोलन ने सत्याग्रह के द्वारा कड़ी चुनौती दी थी। यानी कि अगर आप बातों से मानेंगे तो बात से मनाया जाएगा, इज्जत से मानेंगे तो इज्जत से, नहीं तो लाठी से मानेंगे तो लाठी से भी मनाने का प्रयास किया गया, कूटा गया, इसी जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस प्रकार आंदोलन के पश्चात भारतीयों को साम्राज्यवादी शासन से भय जाता रहा तथा वे स्वतंत्रता के प्रति पूर्ण रूप से लालायित हो गए। ठीक है, ये सब याद रखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। 1920 में हुआ था। साइमन कमीशन क्या था, तो साइमन कमीशन तो सन 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष बाद फिर से इन सुधारों की समीक्षा करेगी। तो 1919 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि इन्होंने कहा था कि 10 वर्ष बाद सुधारों की समीक्षा करेंगे। लेकिन 1927 लगभग 8 ही वर्ष में उसने एक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष तथा इसकी सभी अन्य सातों सदस्य श्वेत थे। तो सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस आयोग में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार है। ये पहले ही ऐसे कर दिए थे कि बस अंग्रेज ही उसमें रहेंगे, तो भारतीयों को गुस्सा आया। नेहरू रिपोर्ट पर प्रकाश डालिए 2025 में। नेहरू रिपोर्ट सन 1928, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में तत्कालीन भारत सचिव, तो उस टाइम के जो भारत सचिव थे लॉर्ड बिरकनहेड, 1928 में भारत के जो सचिव थे लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी गुटों एवं दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर फरवरी एवं मई 1928 में, तो फरवरी एवं मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, एम एस एनी, ठीक है, एम एस एनी, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जी आई प्रधान तथा तेज बहादुर सप्रू आदि उप समिति के अन्य सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का यह पहला बड़ा कदम था। अगस्त 1928 में, कब, अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई, तो अगस्त 1928 में भारतीयों के संविधान को तैयार करने का मसौदा था।
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोल में सम्मेलन, द्वितीय गोल में सम्मेलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय मतलब रिस्पेक्टफुल यानी कि विनय से आग्रह करके मनाएंगे अंग्रेजों को, ठीक है। अवज्ञा मतलब यानी कि अंग्रेजों को विनय करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो उनकी आज्ञा को हम लोग अवहेलना करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कह दिए, अवज्ञा, यानी कि विनय के साथ हम उनके बातों को नहीं मानेंगे। तो 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में लाहौर के जो कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में उसी में शुरू हुआ था, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को, तो 12 मार्च 1930 को शुरू किए नमक सत्याग्रह, और 6 अप्रैल 1930 को डांडी में गांधी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा, जाकर के वहां पे नमक बनाया कि भारतीय भी वहां पे नमक बना सकते हैं। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कब याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के निमित्त लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गई यह प्रथम वार्ता थी, जहां कांग्रेस एवं अधिकांश व्यावसायिक संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। वहीं मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस और अधिकांश व्यावसायिक संगठनों ने विरोध किया था, लेकिन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादी और दलित वर्ग और भारतीय रजवाड़ों ने इसको सपोर्ट किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था लंदन में, तो 7 सितंबर 1931 से। कब, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्चे पर हिस्सा लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन थे, गांधी जी थे, एमजी गांधी जी, मदन मोहन मालवीय थे और एनी बेसेंट थी। तो याद रख सकते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को, तो MGMMAB कैसे याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूना पैक्ट का उल्लेख कीजिए, 2020 में पूछा है। तो सितंबर 1932, कब, सितंबर 1932 में डॉक्टर आंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। कब, सितंबर 1932 में, याद रखेंगे पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। मद्रास में 30, बंगाल में 30, ठीक है। उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी था और बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो दोनों में 30-30 की बात की गई थी। मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18, बम्बई एवं सिंध की बम्बई और पंजाब में 15-15, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। तो पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। लेकिन प्रांतीय विधानमंडल हैं, उसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 से बढ़ा करके 147 कर दी गई। कहीं कहीं पे ये आंकड़ा 148 भी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कि दलितों को पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया। उनको क्या दिया, सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थाओं में क्या उनकी योग्यता पर प्रतिनिधित्व माना गया।
प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था कर दी गई, 47 से 148 कर दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल रहा है, यानी कि लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व की बात की गई। जलवायु का मानव जीवन पर प्रभाव को समझाइए। तो जलवायु मानव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में प्रभावित करती है। जलवायु और वस्त्र, जलवायु के अनुसार ही मानव अपने वस्त्रों का चयन करता है। ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात। शीत ऋतुओं में ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में शीत वस्त्र पहनने लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जलवायु और आवास, तो जलवायु के अनुसार ही मानव अपने आवास बनाता है। छतों वाले आवास बनाए जाते हैं जिससे वर्षा का जल शीघ्रता से बह जाए। ये सब सिंपल क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे। प्रदेशों के घरों में दरवाजे और खिड़कियों और शीशे का उपयोग किया जाता है जिससे उनमें अधिकाधिक धूप प्रवेश करती रहे तथा शीत ऋतु में उनमें उष्णता बनी रह सके। जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति, तो जलवायु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से मानव को प्रभावित करती है। किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति और फसलें भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जलवायु तथा आर्थिक विकास, मानव की कार्य क्षमता जलवायु पर ही निर्भर करती है तथा जलवायु औद्योगिक विकास की संभावनाओं को भी प्रभावित करती है। मानव स्वयं गर्मी में कम कार्य करता है और जाड़े में अधिक कार्य करता है। ये लोग आप लोग भी अनुभव किए होंगे, गर्मी में आपको पढ़ने का मन नहीं करता होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु, क्लाइमेट और मौसम में अंतर स्पष्ट कीजिए 2020-2016। तो मौसम यानी कि वेदर, जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में, तो किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के लंबे समय के मौसम की दशाओं की औसत अवस्था है। तो लंबे समय यानी कि दीर्घकालिक अवस्था है। और जलवायु क्या है, किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। ये मौसम अल्पकालिक होता है। ये उल्टा दिया लग रहा है। जलवायु लगभग अस्थायी रहती है। जलवायु क्या होती है, चेंज नहीं होती है। मौसम समय समय पर स्थान स्थान पर बदलता रहता है। जलवायु एक स्थान पर एक ही प्रकार की होती है। एक ही स्थान पर प्रातः का मौसम कुछ हो सकता है और दोपहर व शाम का मौसम कुछ और हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत के भौगोलिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है, उनका नाम उल्लेख कीजिए। 2021 में पूछा है। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत में लगभग सभी प्रकार के भौगोलिक उच्चावच पाए जाते हैं। इसका कारण भारत का बृहद विस्तार व तटीय अवस्थिति है। भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय भाग जहाँ पे हिमालय है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में पामीर की गांठ है, इसे संसार की छत कहा जाता है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पामीर की गांठ है, इसे संसार की छत कहा जाता है। पामीर की गांठ से अनेक पर्वत श्रेणियां निकलती हैं जिनमें हिंदू कुश है, कुनलून है, काराकोरम है और हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। तो कहाँ से निकलती हैं? हिंदू कुश, कुनलून, काराकोरम और हिमालय, ये सब पामीर की गांठ से निकलती हैं। उत्तर का विशाल मैदान, यह मैदान उत्तरी भाग में हिमालय तथा प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के मध्य लगभग 7.5 साढ़े 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह सर्वाधिक उपजाऊ एवं घनी जनसंख्या वाला समतल एवं चौरस मैदान है। यह 2400 किलोमीटर लंबा है। तो उत्तर का मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। यानी कि 2400 किलोमीटर क्या है, ऐसे लंबा है। और चौड़ाई कितनी है उसकी? तो 250 से लेकर के 320 किलोमीटर तक। इसका हरियाणा से लेकर बांग्लादेश तक 300 मीटर का ढाल है। तो हरियाणा से लेकर के बांग्लादेश तक 300 मीटर ढाल है। दक्षिण का पठार, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा नर्मदा नदी की घाटी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी की घाटी से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक का त्रिभुजाकार भाग दक्षिण के पठार के अंतर्गत है। तो कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी की घाटी से लेकर के प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक जो त्रिभुज के आकार का भाग है उसको दक्षिण का पठार कहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा पर, ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, जैसे ये भारत मान लीजिए, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए मान लीजिए सिंपल ऐसे। तो उत्तर ये क्या है? ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसकी उत्तरी सीमा पर, तो ये उत्तरी सीमा पर यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, महादेव, कैमूर तथा मैकाल पर्वत स्थित है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, महादेव, कैमूर और मैकाल पर्वत स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट तथा पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट उत्तर में
पश्चिमी घाट क्या है? उत्तर में नर्मदा की घाटी से दक्षिण में कोमेरिन तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तटीय मैदान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तथा द्वीप समूह। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है? यह मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य खंभात की खाड़ी से दक्षिण में कोमोरिन अंतद्वीप तक फैला हुआ है। इस मैदान की औसतन चौड़ाई 65 किलोमीटर है। इस मैदान से कई छोटी छोटी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। पूर्व तटीय मैदान, यह मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच गंगा के मुहाने से लेकर दक्षिण में कोमोरिन अंतरीप तक फैला हुआ है। इस मैदान की औसतन ऊंचाई 150 किलोमीटर है। यह मैदान नदियों की बारीक कांप से निर्मित है। यह मैदान भी काफी उपजाऊ है। द्वीप समूह क्या है? भारत के अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के दो द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है तथा म्यांमार के तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस द्वीप समूह में 204 द्वीप समूह है जो अर्धचंद्राकार के रूप में फैले हुए हैं। ये द्वीप 590 किलोमीटर की लंबाई और 50 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। दक्षिण अंडमान में माउंट हैरियट, ठीक है, उत्तर अंडमान और दक्षिण अंडमान, तो उसमें क्या है? माउंट हैरियट सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो माउंट हैरियट जैसी ऊंची पहाड़ियां हैं। यहाँ का बैरन द्वीप क्या है? बैरन द्वीप प्रसुप्त तथा नारकोडम द्वीप, बैरन द्वीप हो गया, और नारकोडम द्वीप विलुप्त ज्वालामुखी है। इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है 2023 और 2019 में? तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क को वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है और इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति होती है नेशनल पार्क में। यह पूरी तरह से सरकार के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि नेशनल पार्क गवर्नमेंट द्वारा होता है और इसमें वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है नेशनल पार्क में। और अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य शब्द की उत्पत्ति अभयधन अरण्य अभयधन अरण्य से हुई है, जिसमें दो शब्द उपयोग किए जाते हैं। अभय जिसका मतलब होता है जहाँ जानवर घूम सके, अभय मतलब बिना भय के जहाँ जानवर घूम सके, और अरण्य, अरण्य मतलब वन होता है। तो हम कह सकते हैं कि वन में जानवरों के स्थान को ही अभयारण्य कहा जाता है। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य जीव जंतु, पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना होता है। तो जंगलों में कहीं पे एक विशेष स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं, जहाँ पे जीव जंतु और पशु पक्षी का स्थान होता है, निवास स्थान। और नेशनल पार्क टोटली गवर्नमेंटेड होता है और अभयारण्य गवर्नमेंटेड नहीं होता है टोटली। वनों से हमें क्या क्या लाभ है 2023-2019 में? तो वनों से लाभ हमको पता ही है। तो राज्यों द्वारा वनों को ठेके पर दिया जाता है और जिससे प्रदेश सरकार को आय प्राप्त होती है। चीड़ से प्राप्त होने वाले राल, जो चीड़ से प्राप्त होने वाले राल को बिरोजा और तारपीन तेल बनाने में उपयोग किया जाता है। तो चीड़ का तेल होता है, तो चीड़ के तेल को हम लोग क्या, तो चीड़ के जो छाल से प्राप्त होने वाला राल है, चीड़ से प्राप्त होने वाले छाल होना चाहिए, राल दिया है, चीड़ से प्राप्त होने वाले छाल को बिरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है। वनों से लकड़ी प्राप्ति के अतिरिक्त अनेक प्रकार की गौण उपजें भी मिलती हैं, जिन पर राज्य के अनेक उद्योग निर्भर हैं। खैर वृक्ष, ठीक है, खैर वृक्ष के रस से कत्था बनाया जाता है। और सेमल व गुरेल वृक्ष की लकड़ियों से माचिस की तीली, तो खैर वृक्ष से क्या बनाया जाता है? कत्था बनाया जाता है जो पान में लगाया जाता है। सेमल व गुरेल वृक्ष की लकड़ियों से माचिस की तीली और डिब्बी का निर्माण किया जाता है। कागज, बेंत के डंडे और फर्नीचर तथा बेंत, बांस आदि घासों एवं कई अन्य वृक्षों की लुगदियों से बनाया जाता है। वन वन बाढ़ों की रोकथाम में सहायक होते हैं। वन क्या करते हैं? बाढ़ को रोकते हैं, क्योंकि वन में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके वृक्ष जड़ जमीन पे पसर जाते हैं और पानी को क्या करते हैं? पानी नहीं काट पाते हैं उनके जड़ों के और मिट्टियों को, तो बाढ़ नहीं आते हैं। जल प्रवाह वनों की सघनता के कारण शिथिल हो जाता है। तो जहाँ पे ज्यादा वन रहेगा वहाँ पे जल प्रवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वन घना रहेगा, जब ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो पानी कैसे बहेगा, तथा वृक्षों की जड़ें भूमि को बांधे रखती हैं। तो ये सब वनों के लाभ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण कीजिए 2020 में। तो उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो सिंधु नदी का मैदान या सिंधु द्रोणी। तो उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में, जहाँ पे ये उत्तर प्रदेश बिहार इलाके हैं,
तो सिंधु नदी का मैदान या सिंधु द्रोणी, यह मैदान दक्षिण पश्चिम, आप लोग मैप को अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका ऐसे भारत है ना, तो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सिंधु का मैदान कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऐसे मिला करके दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर तथा उत्तर पूर्व में पश्चिमी हिमालय के गिरिपथ के मध्य स्थित है। ठीक है, इसकी दूरी 1200 किलोमीटर है। इस मैदान का ढाल 300 मीटर है। इसकी दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर है सिंधु नदी का, और ढाल 300 मीटर है। गंगा का मैदान या गंगा द्रोणी, यानी कि सिंधु द्रोणी और गंगा द्रोणी, तो यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल लगभग 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। गंगा द्रोणी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और 1800 किलोमीटर में। ब्रह्मपुत्र का मैदान या ब्रह्मपुत्र घाटी, यह घाटी उत्तर मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है, जो 650 किलोमीटर लंबाई और 80 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में असम तथा मेघालय में फैला हुआ है। तो कौन कौन से द्रोणी हैं आपके? देखिए, उत्तर के विशाल मैदान में सिंधु द्रोणी 1200 किलोमीटर तक फैला है, 300 मीटर ढाल है। ठीक है, अरब सागर और हिमालय के गिरिपथ से है मिला। और द्रोणी, गंगा द्रोणी आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल 1800 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र घाटी आपका 650 किलोमीटर और 80 किलोमीटर चौड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश को दो प्रदेशों में बांट सकते हैं, एक मैदानी प्रदेश है और एक दक्षिणी पठारी प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांट सकते हैं, मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो मैदानी प्रदेश में क्या आता है? उत्तर प्रदेश के मैदानी प्रदेश का निर्माण मुख्यतः गंगा एवं उसकी सहायक नदियों, जैसे यमुना हो गया, गंडक हो गया, रामगंगा आदि नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से लाए गए अवसादी जमाओं से हुआ है। ये मैदानी प्रदेश कहते हैं इसको। और दक्षिणी पठारी प्रदेश किसको कहते हैं? तो दक्षिणी पठारी प्रदेश देश के अंतर्गत मुख्य रूप से बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के भूभाग को, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग को दक्षिणी पठारी प्रदेश कहते हैं। बुंदेल खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग से जानते हैं, उसी एरिया को कहते हैं दक्षिणी पठारी प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों का वर्णन कीजिए 2018 में। तो राज्य में वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग को दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं। तो उत्तर प्रदेश में वस्त्रों का उद्योग और चीनी का उद्योग महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ना ज्यादा होता है और कपास भी होता है। इसके अतिरिक्त राज्य में चमड़े का काम सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो चमड़ा कहाँ होता है? कानपुर में। आगरा एवं कानपुर चमड़े के कारखानों का मुख्य केंद्र है। तो आगरा एवं कानपुर क्या है? चमड़े के कारखानों के मुख्य केंद्र है। भदोही एवं मिर्जापुर, कहाँ पे? भदोही एवं मिर्जापुर के कालीन दुनिया भर में सराहे जाते हैं। वाराणसी का रेशम एवं जरी का काम, तो बनारस का रेशम एवं जरी का कढ़ाई होता है। मुरादाबाद की पीतल की सुंदर वस्तुएं, लखनऊ का चिकनकारी कढ़ाई का काम, फिरोजाबाद की कांच की वस्तुएं, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, मेरठ की कैंची आदि उत्तर प्रदेश से बीजों का निर्यात भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा पर लेख लिखिए 2023 में, अथवा उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खनिज संपदाएं कौन कौन सी है? किन्हीं दो खनिज संपदाओं का वर्णन कीजिए। 2020 और 2016 में पूछा है। तो उत्तर प्रदेश के किन्हीं दो खनिज संपदाओं का लिखिए। तो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की कमी है। देश के कुल खनिज संसाधन का एकमात्र प्रतिशत उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल खनिज उत्पादन का 2.6% उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार 10 जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। वे जिले हैं ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी, इलाहाबाद। फिर एक बार और पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो खनिज बहुल जिला है कौन कौन से हैं। तो खनिज बहुल जिला आपके हो जाएंगे ललितपुर, जालौन, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी, इलाहाबाद। राज्य में खनिज पदार्थों के निक्षेप क्षेत्र हैं, यहाँ पे खनिज ज्यादा मिलते हैं इन राज्यों, इन डिस्ट्रिक्ट में। तो प्रदेश के उत्तर प्रदेश में स्थित हिमालय पर्वत का पार्श्ववर्ती भाग, ठीक है, तो प्रदेश के उत्तर प्रदेश स्थित हिमालय पर्वत का जो पार्श्ववर्ती भाग है, दक्षिण का पठारी भाग जिसे बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। प्रमुख खनिज हैं, चूना मिलता है उत्तर प्रदेश में, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट, सोना, कोयला, डायमंड, कांच बालू आदि। सोना उत्तर प्रदेश में यह शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में मिलता है।
तो सोना कहाँ पे मिलता है? तो शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में सोना मिलता है। यह एक बहुमूल्य धातु है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सोना के बारे में आपको बताना ही नहीं है। डायमंड के बारे में भी नहीं बताना है आप लोगों को। हीरा कुछ मात्रा में बांदा में प्राप्त होता है। तो हीरा कहाँ मिलता है? तो बांदा में कुछ मात्रा में। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के जंगल के क्षेत्र में हीरों की खोज के दौरान कुछ हीरे मिले हैं। आयात निर्यात से आप क्या समझते हैं? उत्तर प्रदेश से निर्यात की जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। 2016 में, 2017 में पूछा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात क्या है? तो प्रदेश के प्रमुख आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आयात मतलब जो दूसरे देश की बनी वस्तुएं अपने देश में मंगाना, और निर्यात का मतलब अपने देश की बनी वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना, वो निर्यात कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयातित वस्तुएं कौन सी चीजें हम लोग दूसरे देशों से मंगाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर से कोयले का आयात किया जाता है। कोयला क्या करते हैं हम लोग? मंगाते हैं। साथ ही खाद्य में प्याज भी मंगाते हैं, दलहन भी मंगाते हैं, तिलहन भी मंगाते हैं। ये सब आयात किया जाता है। और उत्तर प्रदेश की निर्यातित वस्तुएं, तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से चावल, चीनी, कांच का सामान, चूड़ियां, कृत्रिम अंग, चमड़े से निर्मित वस्तुएं, मुख्यतः जूते, चप्पल आदि वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश की आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2018 में पूछा है। तो राज्य में वस्त्रोद्योग एवं चीनी उद्योग दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में चमड़े का काम सर्वाधिक मात्रा में होता है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन, तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन यानी कि अपने देश में वस्तुओं को मंगाना, तो अपने राज्य में दूसरे राज्य से बनी वस्तुओं को या देश से मंगाना। तो उत्तर प्रदेश से आयात और निर्यात मतलब, आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन 20 जनवरी 1966। तो उत्तर प्रदेश, यदि पूछ सकता है एमसीक्यू में, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन 20 जनवरी 1966 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। तो 20 जनवरी 1966 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य से निर्यात, संवर्धन एवं हस्तशिल्प उद्योग का विकास करना है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रदर्शन कक्षों के हस्तांतरण के कारण निगम द्वारा निर्यात व्यापार के साथ साथ आंतरिक विपणन को वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निगम द्वारा एक्सपोर्ट हाउस के रूप में कालीन, हस्तशिल्प, चर्म आदि का निर्यात किया जाता है। यानी कि हम लोग भेजते हैं विदेशों में कालीन, हस्तशिल्प, चमड़ा आदि हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से दूसरे जगह पे भेजते हैं। निगम जो हमारी अथॉरिटी है, निगम, निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से काष्ठ, तराश, क्या भेजते हैं? काष्ठ यानी कि वुड, तराश, पीतल आदि का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आशय है? इसके संरक्षण में आपने सुझाव बिंदुवार दीजिए 2016 में। तो किसी भी राष्ट्र या प्रदेश की कला, संस्कृति, पुरातत्व, विज्ञान, इतिहास, औषधि, वस्त्र, वाद्य यंत्र, शिक्षा तथा अन्य विशिष्ट साहित्यिक विषयों से संबंधित सामग्री ही सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। राज्य की पुरातत्व सामग्री और स्थलों, स्मारकों के संरक्षण, यथावश्यक पुरा स्थलों के उत्खनन, पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व एवं पुरा स्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से 1951 ईस्वी में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। लखनऊ से बाहर राज्य के इन जनपदों में भी पुरातत्व विभाग का क्षेत्रीय पुरातत्व इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें झांसी, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद है। 27 अगस्त 1996 को सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर राज्य पुरातत्व विभाग को स्वतंत्र घोषित करते हुए सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन रखा गया। संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश के मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर, ललितपुर, महोबा और देवरिया जिलों में व्यापक सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इतिहास के अल्पज्ञात पक्षों की जानकारी के लिए संगठन द्वारा मनवाडीह, सीतापुर, हुलास खेड़ा, लखनऊ, जाजमऊ एवं मूसानगर, कानपुर, सनीचर, सुल्तानपुर, राजानल का टीला, ठीक है, नई डीह एवं भगवान क्या है, सोनभद्र में है, मलहर, चंदौली में है, पुरातात्विक उत्खनन कराए जा रहे हैं। ये सब हमारे उत्तर प्रदेश की विरासतें हैं। ठीक है, कौन कौन से? ये सब विरासतें हैं, पुरातत्व विभाग और आपका उत्खनन विभाग। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? और इन्वायरमेंट का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? 2021 में। पर्यावरण के अर्थ को परिभाषित कीजिए 2017 में। पर्यावरण की एक परिभाषा दीजिए। तो चलिए सारे प्रश्नों को घुमा करके एक ही प्रश्न पूछ दिया है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण,
परी का अर्थ है चारों ओर, ठीक है, परी वो कहानियों वाली परियां नहीं। तो परी का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकने वाला है। अतः हमारे चारों ओर जो कुछ है पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर के वातावरण या परिवेश से है, जिसमें हम रहते हैं। पर्यावरण की परिभाषाएं क्या हैं? तो वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के अनुसार, तो वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण का परिभाषा हो जाएगा, पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के अनुसार प्रकृति की संवेदनशीलता मानव को प्रभावित करती है, किंतु जहां औद्योगिक विकास से अंधे मानव ने प्रकृति को चुनौती माना और उसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा, वहीं से मानव और प्रकृति का संघर्ष हुआ, जिसका परिणाम सामने है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए 2023 में। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। अथवा वायु, जल व मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों का जो मानव जीवन, उनके रहन सहन तथा अन्य जीवों पर कुप्रभाव डालते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से उसमें अनेक परिवर्तन आ जाते हैं, जिसे पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार से होता है। जिस अभिकरण के माध्यम से प्रदूषण होता है उसी के आधार पर प्रदूषण का प्रकार होता है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि। प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए 2025 में। तो आपदाओं के प्रकार, आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। आकस्मिक आपदाएं, जो अचानक आपदाएं आती हैं, तो आकस्मिक आपदाओं का संबंध प्राय प्रकृति से होता है, इसलिए इनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इस प्रकार की आपदाओं की पूर्व एवं सत्य भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना आदि। इस प्रकार की आपदाएं कभी भी तबाही मचा सकती हैं। अनाकस्मिक आपदाएं, इस प्रकार की आपदाएं मानव के कुप्रबंधन एवं अव्यवस्थाओं के कारण होती है। इन्हें धीमी गति वाली आपदाएं भी कहते हैं। इन आपदाओं की भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान संभव है, जैसे अकाल, प्रदूषण, मौसम और जलवायु असंतुलन। महामारी एवं जैविक आपदाएं होती हैं, ठीक है, आकस्मिक आपदाएं और अनाकस्मिक आपदाएं। फिर हो गया आपका महामारी एवं जैविक आपदाएं। तो किसी भी विशेष अवधि में जल, भोजन, वायु, स्पर्श द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग इस प्रकार की आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, जैसे कोरोना, प्लेग, हैजा, एड्स आदि। सामाजिक आपदाएं, मानव जनित ऐसी आपदाएं जो मानव के कुप्रबंधनों के कारण समाज एवं समुदाय के संकट डाल देती हैं, सामाजिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, नाभिकीय दुर्घटना हो गया, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुआ था और चेरनोबिल में हुआ था, अग्नि, जनसंख्या विस्फोट आदि ये सब होते हैं। भारत सरकार की प्रमुख स्वरोजगार योजनाओं का वर्णन कीजिए 2025 में पूछा है। तो भारत सरकार स्वरोजगार योजना युवाओं को रोजगार देने के लिए और देश से बेरोजगारी दर को कम करने के लिए। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पीएमईजीपी कहते हैं इसको, प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो जी से ग्रामीण, के से कौशल, वाई से योजना, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो एनआरएलएम, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो यस से स्वर्ण, स्वर्ण, जी से जयंती, यस से स्वरोजगार, वाई से योजना। तो क्या हो जाएगा? यस जी, यस वाई। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, ये सब एक बार और पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, पीएम, प्रधानमंत्री
PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, मुद्रा योजना। नेक्स्ट प्रश्न सॉरी ये भी सी है। ये कुछ प्रमुख स्वरोजगार योजनाएं हैं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मौसम से आप क्या समझते हैं 2023 और 2021 में पूछा गया है। तो सारे आपके PYQ एक ही 2 वीडियो में मैंने खत्म कर दिया है। चैनल पर जाके आप लोग और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, पूरा 4th सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मौसम से आप क्या समझते हैं। तो सामान्य शब्दों में मौसम एवं जलवायु एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। मौसम का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में घटित होने वाले विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करना है, अर्थात इसके अंतर्गत मौसम के विभिन्न तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। मौसम द्वारा मौसम विज्ञान की संरचना की जाती है। मौसम की परिभाषा, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिनसे विशेष प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, जिनमें गामा विकिरण है, ठीक है, इसको गामा विकिरण कहते हैं। तो गामा विकिरण एवं अल्फा बीटा की, तो गामा विकिरण क्या है, अल्फा और बीटा की तुलना में क्या है, ऐसे सीरीज है इसका, तो ये सबसे तीव्र है। गामा विकिरण अल्फा और बीटा की तुलना में अधिक भेदन क्षमता रखती है। नाभिकीय विस्फोटों से भी रेडियोधर्मी पदार्थों का विसर्जन होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से भूमि, जल, वायु सभी प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण के नियंत्रणों के कारणों का उल्लेख कीजिए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें निम्न उपाय करने होंगे। शहरों में यातायात व्यवस्था, तो शहरों में हम लोग क्या करेंगे, यातायात की व्यवस्था को अपनाएंगे। तो शहरों में कम से कम वाहनों के प्रवेश के लिए बाह्य पथ निर्माण आवश्यक है तथा समानांतर सड़क बनाने से अनावश्यक रुकने पर और नियंत्रण से वायु प्रदूषण रोका जा सकता है। परिवहन वाहनों के धुएं पर नियंत्रण, परिवहन के वाहन सुधरे इंजन के कम धुआं उगलने वाले प्रयोग में लेने चाहिए। डीजल का प्रयोग संयोजी पदार्थ के साथ मिलाकर करना चाहिए। कारखानों की चिमनियों पर विद्युत अवक्षेपकों के प्रयोग, अवक्षेपकों के, तो कारखानों की चिमनियों पर जो विद्युत के अवक्षेपक है उनका प्रयोग करें। तो कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने हेतु विद्युत अवक्षेपक प्रयोग में लाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत अवक्षेपक कारखानों की चिमनियों पर लगाना चाहिए। सघन वृक्षारोपण, खूब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। यह सर्वविदित है कि वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकने में सबसे अधिक उपयोगी भूमिका अदा करते हैं। जितना ही पेड़ लगाएंगे उतना ही साफ हवा मिलेगी। वृक्षारोपण से आपको जन की जागृति अत्यंत आवश्यक है। प्रचार माध्यम कैसे, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्र एवं अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा वायु प्रदूषण से होने वाले खतरों से बचने के उपायों का प्रचार करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण को रोकने में सहायता मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल प्रदूषण को रोकने के प्रयासों पर प्रकाश डालिए। तो जल प्रदूषण के रोकने उपाय निम्नलिखित हैं। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। वाहित मल को नदियों में नहीं बहाना चाहिए, जो भी गंदे चीज़ है उनको नहीं बहाना चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। औद्योगिक कारखानों में अपशिष्ट पदार्थों को सीधे सीधे नदियों में नहीं बहाना चाहिए। तो ये हमारे वायु प्रदूषण ये जल प्रदूषण को रोकने के प्रयास हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुरक्षा परिषद से आप क्या करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के हानि के बाद क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। तो सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल से आप क्या समझते हैं, कार्य बताइए 2020 में। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 5 क्या होते हैं, अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत इसका 4-5 बार सदस्य रह चुका है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति बनाए रखना तथा प्रत्येक राष्ट्र को सरकार से शांति स्थापित करने में सहयोग प्राप्त करना है। अस्थायी सदस्यों में किसी एक सदस्य की किसी विषय पर असहमति होने पर निर्णय रद्द हो सकता है, वीटो पावर होता है। और अस्थायी सदस्य में क्या है, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर है, निषेधाधिकार है। निशस्त्रीकरण की नीति को समझाइए, यानी कि विश्व में शांति लाने के लिए सब लोग अपना अस्त्र शस्त्र का नाश कर दें, उसको खत्म कर दें। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को कम करना,
की नीति का समर्थन किया। मतलब निशस्त्रीकरण का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा अस्त्र ही आप खत्म कर दें, पता चला आपको जीने लायक ही ना दुनिया में वाले छोड़े। तो इसका मतलब निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को कम चलाना, निशस्त्र मतलब शस्त्रों को कम करना है। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व को विनाश से बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का घोर विरोध किया। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देश में जनगणना कब से प्रारंभ हुई? जनगणना का महत्व बताइए। तो भारत में जनगणना सन 2001 का कार्य अपने आप में एक युगांतकारी एवं ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यह 21वीं शताब्दी तथा तीसरी सहस्राब्दी में होने वाली पहली जनगणना है। 2011 की जनगणना 1872 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना 15वीं थी और इस टाइम 2027 में जनगणना होने वाली है, वो हमारी 16वीं जनगणना हो जाएगी, याद रखेंगे। जनगणना का क्यों महत्व है? तो इसका आर्थिक महत्व है। तो जनगणना से देश की आर्थिक प्रगति की प्रवृत्ति ज्ञात होती है। इससे जनसंख्या का व्यावसायिक ढांचा ज्ञात होता है, कितने लोग किस व्यवसाय में है। इसके आधार पर परिवार नियोजन यानी कि परिवार की संख्या में लोगों की जनसंख्या वृद्धि को रोकना, खाद्य समस्या, ठीक है, भूखमरी से लोग मरे न, इसका अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक महत्व है, जनगणना से सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह इत्यादि का पता चलता है। इससे महामारी और असंतोषजनक स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें दूर करने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी के आधार पर ग्राम एवं नगर के विकास की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। राजनीतिक महत्व क्या है? जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। इसी के आधार पर एससी एसटी पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नियम बनाए जाते हैं। जनगणना के आधार पर ही भारत में भाषावार प्रांतों का निर्माण किया गया है। यथा 1961 की जनगणना के आधार पर पंजाब एवं हरियाणा प्रांतों को भाषा के अनुसार विभाजित किया गया। ठीक है, पंजाबी और हरियाणवी दोनों अलग अलग भाषा के आधार पर 1961 में विभाजन किया गया। 1961 की जनगणना के वजह से गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से क्या आशा है 2020 में? तो गैर सरकारी संगठन क्या है? इनकी समिति के गठन को समझाइए। तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को कहा जाता है जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में न तो कोई अंतर सरकारी करार होता है और न ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओ की समिति। तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ की समिति क्या है? चलिए देखते हैं। 21 जून 1946 क्या है? 21 जून 1946 के संकल्प 3/11 के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल स्थापित की गई। तो 21 जून 1946 को संकल्प 3/11 के अनुसार स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की स्थापित की गई। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे परिषद को प्रेषित करती। इस कमेटी में 19 सदस्य थे। स्टैंडिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 19 थे। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कमेटी। गैर तो ये हमारा प्रश्न में क्या था? गैर सरकारी संगठनों के जो समिति होती है एनजीओ की समिति 21 जून 1946 संकल्प 3/11 में बनी थी। गैर सरकारी संगठन एनजीओ का व्यवहारिक स्तर क्या है? तो एनजीओ का व्यवहारिक स्तर क्या है समझाइए। तो गैर सरकारी संगठनों की प्रासंगिकता आज उनके सलाहकारी संबंधों से आंकी जाती है। यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय गैर सरकारी, अलाभकारी, लोक या स्वैच्छिक संगठनों के रूप में स्थापित हो सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों के उद्देश्य एवं लक्ष्य आदि राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो ऐसे संगठन को सलाहकारी स्तर के योग्य होने के लिए एक गैर सरकारी संगठन के लिए आवश्यक है कि उसका अस्तित्व 2 वर्षों से हो रहा है, उनका एक अस्थायी मुख्यालय हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गैर सरकारी संगठन एनजीओ की स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं कृषि विकास के अंतर्गत भूमिका पर प्रकाश डालिए। अथवा गैर सरकारी संगठन से आपका क्या आशय है? समाज के विकास में इसका क्या योगदान है? तो गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से जो भी कार्य करते हैं उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है।
स्वास्थ्य संबंधी कार्य करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विभिन्न संगठन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को कर रहे हैं, जिसमें यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ का नाम प्रमुख है। शिक्षा संबंधी कार्य, तो शिक्षा संबंधी कार्यों को वैश्विक परिदृश्य में सुलभ कराने का दायित्व संयुक्त संघ की एक विशेष एजेंसी यूनेस्को भी निभा रही है। खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य, तो गैर सरकारी संगठनों के कार्यों में खाद्य एवं कृषि विकास संबंधी कार्य भी किए जा रहे हैं। भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनने से ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, सिंचाई के साधनों को विकसित करने तथा खाद्य समस्याओं को व्यवस्थित करने, राजस्थान के भूमि क्षरण को रेत बनने से रोकने में भी क्या है, एनजीओ मदद करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। यह संगठन कृषि विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। विविधता में एकता से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए 2023 में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्न धर्म जाति के लोग होते हुए भी हमारे देश में शांतिपूर्ण और प्रेम से रहते हैं, उसी को लिखना है। तो हमारे देश में बहुत विविधताएं देखने को मिलती हैं। यह एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाओं, धर्मों और संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, जिनकी वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज और परंपराएं भी क्या है, अनेक विविधताएं हैं। इन विविधताओं के होते हुए भी भारत के लोगों में पारस्परिक प्रेम, त्याग, भाईचारा दिखाई पड़ता है। संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है। हिमालय पर्वत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए 2017 में। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह श्रृंखला लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र तक फैली हुई है। यह पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक, तो जो हिमालय है पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक चाप यानी कि आर्क के आकृति में क्या है, ऐसे आर्क की आकृति में यहाँ पे क्या है, सिंधु है, यहाँ पे सिंधु है और यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्रा का जो गार्ज है यहाँ तक के फैला हुआ है। और कश्मीर में जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नामचा 12वां तक इस श्रृंखला का लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। तो जम्मू कश्मीर में जो नंगा पर्वत है वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो नामचा बारवा है वहां तक 2400 किलोमीटर हिमालय का विस्तार है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। काराकोरम लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के दक्षिण में महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सर्वोच्च शिखर वाली सबसे लंबी श्रेणी है। तो काराकोरम लद्दाख और जास्कर की श्रेणियों के दक्षिण में क्या है, महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर वाली सबसे लंबी श्रेणी है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट यानी कि नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं या चामोलुंगमा क्या कहते हैं, चामोलुंगमा 8850 मीटर इसी श्रेणी के नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा इस श्रेणी का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है, वो सिक्किम में है। मकालू हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि अन्य प्रमुख पर्वत शिखर हैं। यह पर्वत शिखर संपूर्ण वर्ष हिम से ढके रहते हैं। इस श्रेणी में अनेक हिमनद हैं और दर्रे पाए जाते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तथा औसत चौड़ाई 80 मीटर है। महाभारत लेख पीर पंजाल, धौलाधर, चूरियो और मसूरी श्रेणियां मध्य हिमालय के भाग हैं। काठमांडू घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, इसी पर्वत श्रेणी में। हिमालय पर्वत का जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के बीच का भाग पश्चिमी हिमालय, तो हिमालय पर्वत का जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है उसके बीच के भाग को पश्चिमी हिमालय, उत्तरांचल तथा नेपाल में विस्तृत भाग मध्य हिमालय, तो जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है वो पश्चिम हिमालय है, और जो उत्तरांचल और नेपाल में है वो मध्य हिमालय है, और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ हिमालय पूर्वी हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आतंकवाद क्या है, इसको समाप्त करने के उपाय बताए 2020 में। आतंकवाद यानी कोई संगठन या अथवा दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करता है। सामान्य रूप से आतंकवाद रोकने के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। विभिन्न जातियों के मध्य प्रेम एवं सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करें।
राजनीतिक पार्टियों को अपने लाभ के लिए अनुचित संगठन एवं आंदोलन की अनुचित विधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। टिप्पणी लिखना है सांप्रदायिकता पर, 2018 में पूछा है, तो सांप्रदायिकता पर थोड़ा सा टिप्पणी कर दीजिए। अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना और उसके कल्याण के लिए सोचना तथा दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखकर उसे हानि पहुंचाकर उस अपने संप्रदाय का कल्याण समझना ही सांप्रदायिकता है। संक्षेप में लोगों द्वारा अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानना तथा दूसरे संप्रदाय को घृणा करना सांप्रदायिकता कहलाता है। यह देश की अखंडता और एकता में बाधक है। इससे समाज में वैमनस्य और अशांति फैल जाती है। निम्नलिखित उपायों के द्वारा भयानक समस्या को दूर किया जा सकता है। देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार किया जाए जिससे लोगों का दृष्टिकोण व्यापक हो सके। राष्ट्रीय पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाएं जिसमें सभी संप्रदायों के व्यक्ति भाग लें। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जो राष्ट्र प्रेम एवं भावात्मक एकता से उत्प्रोत हो। धार्मिक कट्टरवाद के दोषों को भी दूर किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता विरोधी वातावरण भी तैयार करने में संलग्न समाजसेवी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे विभिन्न संप्रदाय के लोगों में व्याप्त विद्वेष स्वतः कम होता जाएगा। गरीबी की परिभाषा दीजिए। क्या दीजिए? गरीबी की परिभाषा दीजिए एवं गरीबी हटाने के अपने सुझाव दीजिए। 2025 में पूछा है। तो गरीबी वह स्थिति है जब व्यक्तियों और समुदायों के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। इसे दूर करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और लैंगिक समानता जैसे उपाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 2016 में। तो जनसंख्या नीति, भारत की जनसंख्या नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा सेवाओं तथा पुनर्जनन योग्य बनाने वाली सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था। तो ये क्या है? भारत की जनसंख्या नीति है। माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को महत्व देना। लड़कों एवं लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 व 28 वर्ष करना। राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% विशेष रूप से परिवार कल्याण कार्य के निष्पादन तथा सफलता से संबंधित करना। परिवार के कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय व राज्य सरकारों को प्रचार करना। तो ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेरोजगारी को परिभाषित करें और इसके उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाओं के नाम लिखिए। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। 2021-2023 में पूछा है। तो जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में उत्पादन की कमी। तो जनसंख्या बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है तथा रोजगार के अवसरों में कमी हो रही है, कम वृद्धि होती है, इसलिए बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जाती है। बेरोजगारी के कारण आर्थिक, भारत में व्याप्त अशिक्षा भी बेरोजगारी का मुख्य कारण है। आज के मशीनी युग में शिक्षित और कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। बेरोजगारी के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानव बल की कुशलता तथा स्वच्छता पर अपर्याप्त बल देना, दोषपूर्ण शैक्षिक ढांचा, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक व पूंजीगत संसाधनों की अपर्याप्तता, पूर्वाग्रह से ग्रस्त सामाजिक ढांचा और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जो वर्तमान सरकार जो संचालित योजनाएं हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, JSRY, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, दिसंबर 1997। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती दोनों में है, बस क्या कर देंगे, शहरी रोजगार योजना और ग्राम स्वरोजगार योजना। ये दिसंबर 1997 में और ये अप्रैल 1999 में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को वर्ष 2007 तक की जनसंख्या के सभी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ते हुए गांवों में मजदूरी परक रोजगार उपलब्ध कराना है। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, भारत के सर्वाधिक जनपदों में बेरोजगारों को सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को अतिरिक्त रोजगार के साथ सुरक्षा प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसंपत्तियों का वहन करना। काम के बदले अनाज, NFWP,
तो प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 5 किलोग्राम अनाज प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डाले 2017 में पूछा है। तो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो मृत्यु दर में कमी, ठीक है, मृत्यु दर में कमी हो जा रही है, लोगों की मृत्यु नहीं हो रही क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो मृत्यु दर से आशा एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृत व्यक्तियों की संख्या से है। विगत 80 वर्षों में इस दर में महत्वपूर्ण कमी हुई है, जो घटकर 1/5 रह गई है। ऊंची जन्म दर, जन्म दर में से आशा एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे बच्चे के लिए जन्म से है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह दर 25.8 है जन्म दर, 2001 की जनगणना के अनुसार, जो अन्य देशों की तुलना में काफी ऊंची है। ऑस्ट्रेलिया में 15 है, अमेरिका में 15 है, इंग्लैंड में 13 है, जर्मनी में 10 और भारत में 25 है। तो भारत में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण प्रमुख जन्म दर का अधिक होता है। बाल विवाह, भारतीय समाज में विवाह को एक अनिवार्य कृत्य माना जाता है। देश के अधिकांश निर्धन एवं अशिक्षित परिवारों में बाल विवाह का दूषित रिवाज अब भी पाया जाता है, जिसके कारण लड़के लड़कियां अल्पायु में ही संतान को जन्म देना प्रारंभ कर देते हैं और लंबी अवधि तक जारी रहता है। गर्म जलवायु क्या है? भारत में गर्म और शुष्क जलवायु का कारण लड़के और लड़कियां शीघ्र ही परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तथा उनका विवाह भी शीघ्र ही हो जाता है। इसलिए कम उम्र में ही विवाह हो जाने के कारण वे अल्पायु में ही बच्चों को जन्म देने लगते हैं। इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। धार्मिक कारण, भारतीय समाज में धार्मिक तथा सामाजिक कारणों से संतान उत्पन्न करने की तीव्र लालसा होती है। अधिक संतान उत्पन्न होने को भारतीय लोग भगवान की देन मानते हैं, जो केवल अंधविश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साथ ही भारत के लोग संतान पैदा करने के संबंध में विवेक से काम नहीं लेते हैं, क्योंकि वे भाग्यवादिता एवं निराशावादिता का दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। निम्न जीवन स्तर, अधिकांश भारतवासी अशिक्षित एवं निर्धन होने के कारण निम्न जीवन स्तर व्यतीत करते हैं। अशिक्षा, निर्धनता एवं मनोरंजन के साधनों का अभाव सभी सामूहिक रूप से उच्च जन्म दर के कारण। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सविस्तार वर्णन कीजिए, 2025 में पूछा है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा, खाद्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहन करने योग्य मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2013 को सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिसूचित किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस अधिनियम के तहत 2013 में हुआ था। इस अधिनियम के तहत लगभग 75% ग्रामीण, तो 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को रियायती मूल्य पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है और इस तरह यह देश की लगभग 2/3 आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करता है। अधिनियम महिलाओं और बच्चों के पोषण सहायता पर भी विशेष ध्यान देता है। भोजन की उपलब्धता के लिए अधिनियम के तहत लाभान्वितों को अनाज का वितरण अभी तक 11 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य व प्रसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए पीछे हमारी सरकार के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की खाद्यान्न की पूर्ति, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए, महिला एवं बाल विकास की योजनाओं की प्रगति हेतु नागरिकों को वहन करने मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अत्यंत पिछड़े इलाकों में खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालिए, 2017 में पूछा है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में की गई थी। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन के संचालन के लिए कार्य करना। समस्त देश में सार्वजनिक खाद्य वितरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा व परिचालन सुनिश्चित करने तथा बाजार स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना। भूमंडलीकरण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो भूमंडलीकरण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक समानता को दूर करते हुए विकासशील देशों को विकसित देश बनाना। आर्थिक असमानता होगा। विकास हेतु नवीन साझेदारियां बनाना, सरकारी नियंत्रण की सीमितता, उदारीकरण,
संतुलित विकास करना, गरीबी उन्मूलन, निजीकरण, विश्व बंधुत्व की भावना। भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाइए, 2020 में पूछा गया है। भूमंडलीकरण से अन्य देशों से पूंजी, नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनों का आगमन होता है, और उदाहरण के लिए भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग देशों से विकसित देशों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों और दूरसंचार यंत्रों के प्रयोग करता है। लगभग 15 वर्ष पहले यह अकल्पनीय था। भारत के कुछ संस्थानों के इंजीनियर स्नातकों की अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बहुत मांग है। कई देशों में सरकारों के पास प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व होता है, और वे पूरी दक्षता से जनहित में उनका उपयोग करते हैं और लोगों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। भूमंडलीकरण सरकारों के संसाधनों का निजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे लाभ कमाने की दृष्टिगत संसाधनों का शोषण होता है और कुछ लोग के हाथों में पैसा इकट्ठा हो जाता है। निजीकरण उन लोगों को भी वंचित रखता है जो इन संसाधनों का उपभोग करने के लिए खर्च करने की क्षमता नहीं रखते। शांति प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रकुल की क्या भूमिका है, समझाइए। तो भारत ने अधिकतर सभी देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं समान हैं। अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और मित्रता के भाव से काम करते हैं। वे अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। खनन का क्या अर्थ है? भारत में खनन व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए, 2017 में पूछा गया है। तो पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गई है कि प्रति वर्ष उनकी आवश्यकता करोड़ों टन की होती है। इस खपत के पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव हुआ है। फलस्वरूप खनिकर्म में विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया है। संसार के अनेक देशों, जिनमें भारत भी एक है, खनिकर्म बहुत प्राचीन समय से ही प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसलिए छोटी छोटी खान ही पर्याप्त थी। उस समय ये खानें 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थीं। जहां पानी निकल आया करता था वहां नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग के पंप आदि यंत्र नहीं थे। पंचशील से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो टिप्पणी की लिखिए, पंचशील के सिद्धांत। 2018-2019 में पूछा है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते थे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों ने 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। ठीक है। एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। तो पहला क्या है? एक दूसरे की राज्य सीमा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये खत्म है पंचशील सिद्धांत पे ही। ठीक है।